नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जो चुपके से आई और शोर मचा दिया। लोगों को हैरत हुई। वो लोग जो जिनको ट्रेड पंडित बोला जाता है या फिल्म कारोबार विशेषज्ञ बोला जाता है, वो हैरत में आ गए कि ये फिल्म कैसे एकदम से हंगामा मचा गई। और जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मुंजिया और उनकी जो लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वो हमारे साथ हैं। शर्वरी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि सबको हैरत में डाल दिया तो वो एक हैरत वाली बात तो हम बाद में पूछेंगे। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि जब कामयाबी मिलती है किसी फिल्म को, और वो भी तब जब आप लीड हैं, जब मल्टी स्टार कास्ट होती है तो उसमें क्या होता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है जी, और तो जो शेयर है वो भी बढ़ जाता है जी। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है? ये कंधे आपके कंधे थे और अभय के कंधे थे? जी बिल्कुल, अभय के कंधे पे तो मुंजा बैठा हुआ वही मैं बोल रहा था, पर अभी स्त्री आके बैठ गई उसके कंधे पे। जी जी जी। आई थिंक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है। पहली बार ऐसा कुछ महसूस कर रही हूँ तो डेफिनेटली एक अलग फीलिंग है। लेकिन मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी ऑडियंस का, क्योंकि उन्होंने इस पिक्चर को हिट बनाया है। वो जाकर ये पिक्चर देख रहे हैं और आई थिंक उन्हीं के वजह से जो हो रहा है वो सब उन्हीं के वजह से। आपको क्या उम्मीद थी जब फिल्म बन रही थी? सर, उम्मीद तो हमेशा हिट पिक्चर की तो होती रहती है, बट फिर भी आई थिंक थोड़ा सा डर था, क्योंकि ये एक नई फिल्म है, अलग फिल्म है। ऐसी फिल्म कभी पहले बॉलीवुड में बनाई नहीं है। जो ये CGI एक्टर है मुंजा, जो हमारे फिल्म का सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार है, वो किरदार एक्चुअली जब हम शूट कर रहे थे तब भी हमने भी ठीक से नहीं देखा था। वो हमारे इमेजिनेशन में था, हम उसका एक विचार करते थे और उसके ऊपर हम उसके आधारित हम परफॉर्म भी करते थे। लेकिन वो कैसा निखर के आएगा ये हमें भी नहीं पता था। तो आई थिंक निखर के नहीं आएगा, कितना डराएगा कितना डराया एक्चुअली, वैसे तो डराया निखर के तो आप लोग आने वाले जी। लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा डर था हमेशा से, बट उम्मीद तो हमेशा ही हिट पिक्चर की होती है। नहीं, वो एक्चुअली होता क्या है कि जब एक फिल्म ऐसी होती है जिसमें या तो बहुत मसाला फिल्म हो या एक एंटरटेनिंग फिल्म हो, हॉरर फिल्म्स जो होती हैं उनका एक अलग ही हिस्ट्री रही है हिंदी सिनेमा में। तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि क्योंकि आप दोनों तरफ का वो सोचते हैं कि अगर हिट हो गई तो क्या होगा या ये कैसी जाएगी, तो उस तरह का मैंने आपसे पूछा कि मतलब ऐसे कौन से दो पहलू थे जो आपको दिमाग में चल रहे थे? सर, पहलू तो एक ही था कि हिट होनी है, क्योंकि जैसे मैं और अभय दोनों, बट मैं अपनी बात करूंगी इस बात पे कि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं आती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी मैं काम करूँ वो लोगों को पसंद आए या फिर वो बॉक्स ऑफिस पे हिट बने, क्योंकि उसी वजह से आगे काम मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। तो मेरे लिए तो दूसरा मुझे सोचना ही नहीं था, बस यही था कि पिक्चर चल जाए, हिट हो जाए और लोगों को पसंद आए। बट इंडस्ट्री से नहीं आते उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऑलरेडी आप इंडस्ट्री में थी, आप असिस्टेंट डायरेक्टर, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया है जी। तो आपको लगता है उससे फ़र्क पड़ता है? सर, मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम ज़रूर किया है और उस वजह से मुझे बहुत सीखने मिला। आई थिंक बिहाइंड द कैमरा काम करके आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि फ़िल्म बनती कैसे है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था, कभी सुना भी नहीं था कि फ़िल्में बनाई कैसी जाती है, कितने घंटों की शूट होती है, कैसे एक्शन टेक, उसके बीच में क्या होता है। तो ज़रूर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उसका। लेकिन जब हम काम मिलने की बात करते हैं एज एन एक्टर, वो उससे असिस्टेंट डायरेक्टर का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। ऑफ कोर्स ये ज़रूर होता है कि आपके पास किया हुआ काम है, लेकिन एज एन एक्टर आपने क्या क्या किया, थोड़ी जान पहचान भी हो जाती है उस लॉबी में या उस सर्कल में आप घूमने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर हो जाती है। लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हम जब फिल्म्स लोग बनाते हैं तब वही होता है कि ऑडियंस का प्यार आपको कितना मिला है, उस पे आपको आगे की फिल्में भी मिलती हैं। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि बड़ा मुश्किल होता है, जैसे आपने खुद बोला कि बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने के बाद जब आप किसी को बोलें तो आपको खुद को भी अजीब लगता है, अच्छा अभी तो डायरेक्शन में थी, अभी एक्ट्रेस बनना चाहती है ना? तो वो सोचना, और जब आपने ये अपना थॉट किसी को भी दिया, एंड देन यशराज, यस, इट्स अ बिग थिंग, यस। कैसे हुआ? मुझे हमेशा से एक्टिंग ही करनी थी, हमेशा से एक्टर बनना था। और जब मैं सेट पे बात बोलती थी अब जब आप जिनको असिस्ट कर रही थी? नहीं, बिल्कुल। अच्छा। एक्चुअली मैं प्यार का पंचनामा 2 पे जब फर्स्ट टाइम असिस्टेंट बनी थी, तब भी मैं एज एन एक्टर वहाँ पे ऑडिशन के लिए गई थी। अच्छा। उस ऑडिशन के बाद एक्चुअली तब मैं 17 साल की थी एक्चुअली जब मैंने वो ऑडिशन दी। तो मैंने तब सर को कहा था कि सर, मैं एक्चुअली
एक्टिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, मुझे इनफैक्ट कुछ भी नहीं पता फिल्मों के बारे में, तो क्या मैं आपको असिस्ट कर सकती हूँ? तब लव सर ने फर्स्ट टाइम मुझे बोला कि बिल्कुल आप असिस्ट कर सकते हो, हम ऐसे ही सब सीखते हैं। और उन्होंने तभी सबको ये मालूम था कि मुझे एक्टर बनना है। इनफैक्ट उन्होंने मुझे कहा कि आपको क्लैप एडी का काम करना चाहिए, बाकी आप कुछ भी मत देखो, क्योंकि एज अ क्लैप एडी आप हमेशा डायरेक्टर और एक्टर के बीच में होते हो, तो उनके बीच में जो कॉन्वर्जेशन होती है वो आप सुन सकते हो। आपको पता होता है कि ओके किस तरीके से डायरेक्ट किया जाता है, या फिर एक एक्टर कैसे कोई सीन चेंज करता है, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। तो आई थिंक मुझे लव सर ने कहा था कि क्लैप एडी का काम करो, ताकि आपको बाकी ज़्यादा कुछ नहीं सीखना, पहले आप वो सीख लो। जी, फिर ये बात मैं आगे सवाल का दूसरा हिस्सा है जी 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 कि वहाँ से फिर बंसाली, फिर यशराज, उसके बाद संजय सर के साथ मैंने असिस्ट किया, और वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि वहाँ पे मैंने वहाँ बाकी असिस्ट करना मुश्किल भी बहुत था। सॉरी, मुश्किल भी बहुत है वहाँ असिस्ट करना। नहीं सर, एक्चुअली वहाँ पे ना मैजिकल फीलिंग आती है, क्योंकि जैसे आप उनका सेट एंटर करते हो और उनका जो एनर्जी और ऑरा है, मतलब मैं आज तक ड्रीम करती हूँ कि मैं कब उनके सेट पे एज एन एक्टर जाऊँगी। सुन लेंगे जब भी बुलाएंगे फिर बिल्कुल, आई होप सो। बट ज़रूर सर, वहाँ पे जाके एक मैजिकल फीलिंग होती है और उनसे भी सीखने को बहुत मिला। मैं उस दौरान हमेशा ऑडिशन करती थी, इनफैक्ट जब से प्यार उनको ऑडिशन दिया आपने? जी बिल्कुल। उनको क्या, उन्होंने क्या बोला ऑडिशन के बाद? उनके साथ एक्चुअली वहाँ पे भी मैंने ऑडिशन दिए थे। उन्होंने भी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी थी कि एक्टर्स की जो होती है वो आंखें बोलती है, और तब ना मैंने नया नया मेकअप करना सीखा था, तो आई थिंक उन्होंने मुझे तब कहा था कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, आप ज़्यादा कुछ मत करो उनके साथ। अच्छा। हमेशा आप क्योंकि आंखें बोलनी चाहिए। राइट। तो उन्होंने मुझे तब एक मेकअप करोगे तो आंखें ढक जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं था, आंखें ढक जाएंगी, बट उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी आंखें बोलनी चाहिए, जो आपके पास है वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। जी। और फिर यशराज, ऑफ कोर्स उसके बाद मैं उस दौरान काफ़ी ऑडिशन करती थी, और उसी प्रोसेस में मुझे एक्चुअली बंटी बबली का ऑडिशन आया था। तब मुझे पता नहीं था कि वो बंटी बबली का ऑडिशन है, और मैंने ऑडिशन दिया, और उसके बाद मुझे फिल्म मिली, और उससे वो जर्नी शुरू। फिल्म ही नहीं मिली, आप यशराज में मतलब जी जी आर्टिस्ट हैं आप। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आप काम कर रहे थे, तो आप एक्टर्स को देखते भी होंगे जो आप जिनके साथ भी जो उन फिल्मों में काम कर रहे थे, चाहे पंचनामा की बात करें या बाकी फिल्म, तो हमेशा लोग पूछते हैं कि आप किससे इंस्पायर होकर फिल्म में आए। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा, मैं फिल्म में आने के बाद, देखने के बाद आप किससे इंस्पायर हुई? आई थिंक रणवीर सिंह ये एक ऐसे एक्टर है जिनका काम मैंने पहले भी देखा था जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं थी, और जब मुझे मौका मिला एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ काम करने का, तब आई थिंक उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी उनका काम देख के। जी, बाजीराव मस्तानी में, क्योंकि जिस शिद्दत से वो काम करते हैं, और जो उनका परफॉर्मेंस है, जो टूल्स वो इस्तेमाल करते हैं, जो उनका प्रोसेस है, आई थिंक ये जो सारी चीज़ें थी वो मैं पहली बार देख रही थी। और वो बहुत डिमांडिंग कैरेक्टर था, डिमांडिंग रोल था, उसमें डायलेक्ट की ज़रूरत थी, एक्शन कर रहे थे, ड्रामा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। गाना उन्होंने जो किया मल्हारी, आई थिंक वो जो सारी चीज़ें थी उसे देखकर आई थिंक एवरी डे जब मैं सेट पे जाती थी ना, कुछ नया सीखने मिलता था उनसे। तो मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी, और उनका परफॉर्मेंस तो आई थिंक पूरे इंडिया ने अप्रिशिएट किया ही है, तो मैं बस वैसी एक फ़ैन हूँ। बट मुझे बताइए कि कोई भी एक्टर, मेल हो या फीमेल, जब आप फिल्मों में जाते हैं या फिल्म में देखते हैं, तो दो तरह के लोग भी होते हैं। एक होता है कि यार मुझे कमाल एक्टर बनना है ना, मतलब मुझे उस जोन में जाना है जहाँ पे एक्टर भी हैं, स्टार भी हैं। और तो जब आप स्क्रीन पे देखते हैं, बहुत से लोग बच्चन साहब को देख के आए, फिर दीपिका हैं, ऐश्वर्या हैं, बहुत सारे लोग ऐसे। सो जब आप इनको अपने सामने देखती थी, तो आपके अंदर ये कन्फ्यूजन होता था कि मुझे किस जोन में जाना है? सर, जोन ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं था। आई थिंक जब से मैंने सोचा था हमेशा से कि जब मुझे एक्टर बनना है, तब मैं यही सोचती थी कि जब बड़े पर्दे पर एक मौका मिलेगा, तब हमेशा मैं चाहती हूँ कि जो ऑडियंस आके देखे मेरा काम, वो यही कहे कि अरे हमने ये शर्वरी से एक्सपेक्ट नहीं किया था, या फिर अरे ये शर्वरी लग ही नहीं रही है। आई थिंक इस डायरेक्शन पे हमेशा से जाना चाहती थी, और इसीलिए बहुत कॉन्शियसली ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मैंने चूज़ किए हैं जिसमें हमेशा जो किरदार है वो अलग अंदाज में दिखेगा। शर्वरी खुद अपने आप से क्या एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी? एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी? पता नहीं सर, आई थिंक मैंने अपने आप के लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत स्क्रीन पे देखने के बाद आपको पता लगा होगा ना कि यार ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो आपने
देखिए, एक जब कैमरा के सामने आप एक्टिंग करते हो आपको खुद नहीं पता होता कि आपको ये मालूम होता है आप क्या कर रहे हो, लेकिन कैसे दिख रहे होगे एग्जैक्टली वो डायरेक्टर देख सकता है जी। तो जो आपको देखने के बाद खुद को लगा कि यार ये मैं अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, या मैंने बहुत अच्छा किया, या आई थिंक जो तरस गाना है वो काफ़ी लोगों ने उसे बहुत सारा प्यार दिया है, और जब मैं शूट कर रही थी तब मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो ऐसा इतना अच्छा दिखेगा और उस पर लोग इतना ऐसा अच्छा से रिएक्ट करेंगे। आई थिंक मैं चाहती ज़रूर थी, विश मेरी ज़रूर थी कि वो इतना बड़ा हिट हो और सक्सेस हो, लेकिन जब मैंने पहली बार देखा तो मैं खुद भी ऐसे हैरान हो गई थी, क्योंकि मैंने ऐसा गाना एक फर्स्ट सोलो सॉन्ग कभी किया नहीं था। तो मैं डेफिनेटली, और जब हम शूट कर रहे थे तब हम 18 घंटे स्ट्रेट शूट कर रहे थे, तो टाइम भी नहीं मिला एक्चुअली सोचने में इतना सारा। तो जब वो मैंने देखा तब मैं भी थोड़ी सी ऐसे हैरान हो गई थी, बट मतलब अच्छे तरह से हैरान हो गई। ये ख्वाहिश होती है हर उस शख्स की जो एक्टर बनना चाहता है कि वो किसी भी अपने एक्टर जैसा दिखे या लगे या उस तरह से परफॉर्म करे। तो जब भी आप फिल्म में जो भी एक्टर्स आते हैं वो कोई डायलॉग बोलते हैं तो किसी अपने फेवरेट एक्टर के डायलॉग बोलते हैं। तो जब आप ये गाना करने गई थी तरस, तो जहन में कोई था आपके जिनसे आप इंस्पायर रही हो, या जिनके गानों पे आपने कभी डांस किया हो फिल्मों में आने से पहले? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मैं इंस्पायर्ड ज़रूर थी माधुरी जी से, क्योंकि बचपन से मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रही हैं वो। उनके मराठी एंगल भी था। मराठी एंगल भी था, बट उनके जो एक्सप्रेशंस हमेशा से गानों में है, एक होता है गाना परफॉर्म करना, डांस करना, बट एक होता है जो क्लोजअप लग के एक्सप्रेशन लगते हैं। और मैं बस कहूँगी कि मैं इंस्पायर्ड थी, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं उनके कहीं पे भी करीब आ सकी हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि मैंने उनके बहुत सारे गाने एक नाइट पहले देखे थे। मैं यूट्यूब पे गई थी और मैंने उनके काफ़ी सारे गाने देखे, बस देखने के लिए कि उनकी वो क्या मैजिक थी और उनसे क्या मैं सीख सकूँगी। तो मैंने उनके काफ़ी सारे गाने देखे और फिर मैं सो गई, ताकि नेक्स्ट डे उठ के शायद कुछ अगर सीख लिया हो तो मैं परफॉर्म कर पाऊँ। राइट, जैसा आपने कहा कि मेरे फैमिली से कोई फिल्म में नहीं था, ये फिल्म देखने के बाद आपके पेरेंट्स, मॉम, डैड, है ना, क्या रिएक्शन उनका आया, और वो लोग क्या डरे भी फिल्म में? आई थिंक वो उन्हें बहुत मज़ा आया पिक्चर देख के। ऑल्सो ये महाराष्ट्रन फोकलोर है और मैं भी महाराष्ट्रन हूँ, तो उन्हें एक्चुअली सारी जो छोटी छोटी बारीकियाँ थी वो सारी मतलब उनको समझ में आई थी, उनको पता थी, उनको ये बैकग्राउंड जो है उसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। तो आई थिंक उन्हें काफ़ी मज़ा आया। मेरा भाई है जो 14 साल का है, वो डर गया जब पहली बार मुंजा स्क्रीन पे आया, तो उसने ना मेरा हाथ पकड़ लिया था, तो मैं उसमें बहुत हंसी उसके बाद। लेकिन उसका रिएक्शन बहुत क्यूट था मेरे लिए। राइट। और अगर मैं पूछूं, अगर आपके जो दोस्त बने हो इंडस्ट्री में, उन्होंने या फिल्म देखने के बाद लोगों ने आपको रिएक्शन दिए होंगे, तो बेस्ट रिएक्शन आपको क्या लगा अपने बारे में? मुझे कल एक्चुअली कबीर सर का फ़ोन आया था, और कबीर सर मेरे पहले डायरेक्टर हैं, मैंने फॉरगॉटन आर्मी उनके साथ की थी, और मेरे लिए वो बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करते हैं, क्योंकि जो पहला मौका आपको मिलता है जब किसी ने आप में कुछ नहीं देखा होता है, बट वो बोलते हैं वो आपको एक काम देते हैं, अप्रिसिएशन देते हैं। तो उनका मुझे कल फ़ोन आया था और वो मुझे कह रहे थे कि उन्होंने मुझे कहा कि शर्वरी, आई होप दैट यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ टुडे, बिकॉज ये फिल्म जो लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिसने इतना बड़ा कर दिया है, और आपके कंधे पे और अभय के कंधे पे जो ये फिल्म है, तो उन्होंने कहा कि यू शुड फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और इसीलिए उन्होंने बोला कि मैंने बस ये कहने के लिए फ़ोन किया था। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ये नहीं पूछा कि सर अगले में साइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तारीफ कर रहे हो यार, कम से कम। हाँ। स्मार्ट एक्टर तो सीधा बोलता, तो सर फिर कब आऊँ आपके पास में? नहीं, वो तो आई एम श्योर कि मैं कबीर सर के साथ डेफिनेटली एक और बार कोलैबोरेट करूंगी। राइट, आप ऑलरेडी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हैं बहुत सारे। ये प्रोजेक्ट्स खैर पहले ही हो गए, उनके लिए फ़ायदा है कि फिल्म हिट हो गई है। हाँ, लेकिन मुझे बताइए कि बड़ा मुश्किल होता है इतनी यंग एज में अपने हिसाब से अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज़ करना। जैसे बात कर रहे थे कि कई बार आपके आजू बाजू बहुत लोग होते हैं, खैर अभी आपके साथ यशराज है, तो बट किस तरह से देखती हैं खुद को, अगर मैं आपसे पूछूं इस माहौल में जब हिंदी सिनेमा एकदम से कंफ्यूज्ड है कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा? मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए एक्चुअली बहुत इजी है ये, क्योंकि एट दिस पॉइंट ये जो
मैं नई हूँ इस इंडस्ट्री में और इसीलिए जो भी मैं करूँगी वो एक नए और अलग वे में देखा जाएगा। अभी मेरा काम है टू प्रूव माई सेल्फ बर्डन टू नहीं द है कोई कि ऑडियंसेस। हाँ जी, कि पहले क्या किया। करेक्ट। सो Right. मेरा काम ये है कि मैं हमेशा जो किरदार निभाऊंगी वो बहुत अच्छे से निभाऊंगी, तो आई थिंक मुझे अगला काम मिलेगा। आई थिंक ये ही मेरी अभी के लिए सोच है कि हर फिल्म के साथ अच्छा काम करूँ, हर फिल्म के साथ एक स्टेप ऊपर काम करूँ, और अगर मैं इस सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते ऊपर जाऊंगी तो आई थिंक काम भी वैसे ही आगे होगा। अभी तो मतलब इंडस्ट्री कंफ्यूज्ड है, नहीं है, इसके लिए मैं बहुत छोटी हूँ, इसका जवाब शायद मैं ना दे पाऊँ। जी, अगला किस प्रोजेक्ट से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं? जैसे आपने कहा कि उम्मीदें तो होती हैं। जी, आई थिंक वेदा जो मेरी फिल्म है, जो जॉन अब्राहम सर के साथ आ रही है और निखिल अडवाणी सर जिन्होंने डायरेक्ट की है, उससे मुझे डेफिनेटली बहुत एक्सपेक्टेशंस है। वो फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि ऑडियंसेस उस फिल्म को भी बहुत सारा प्यार दें। जैसे आपने कहा आप कबीर सर के साथ काम करना चाहती हैं। जी। तो ऐसे और विश लिस्ट में कौन है? संजय लीला भंसाली सर बिल्कुल नंबर 1 लिस्ट पे हैं। रोहित शेट्टी, इम्तियाज़ अली सर, करण जौहर, आई थिंक सभी इनफैक्ट। रोहित शेट्टी क्यों? संजय लीला भंसाली मुझे समझ में आते हैं। मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद आती है। अच्छा। मुझे सिंघम, सिम्बा, मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद आती है, बहुत एंटरटेनिंग होती है। थिएटर में जाके आप एक्शन देख सकते हो, एक्शन के साथ कॉमेडी होती है। और दीपिका जी आ रही है उनके पिक्चर में, तो उन्होंने फीमेल्स को भी ओपन कर दिया है उनकी यूनिवर्स में, तो क्यों नहीं। ओके, तो आप भी एक सिंघम टाइप का कैरेक्टर करना है? आई होप सो सर, एक दिन जरूर। आई होप सो। आप कह दीजिए इसमें। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग जितने भी नाम लिए हैं इन्होंने, इनको प्लीज आप जरूर, क्योंकि आप इन्होंने प्रूव भी कर दिया है खुद को। जी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने सारे आज की डेट में ऑप्शंस हैं, OTT भी है, फिल्म्स भी हैं, टेलीविज़न अलग चलता है, तो ये जो कहते हैं ना, ये OTT सिनेमा है, ये फिल्म सिनेमा है, और एक होता है एंटरटेनमेंट मसाला जो 70s का सिनेमा होता था। या हम यशराज के सामने पोस्टर भी लगा हुआ है, फिल्म का नाम क्या नाम है यार इसका, बंटी बबली, सॉरी, जिसका आपने सीक्वल भी किया था। हाँ, सो उस टाइप का सिनेमा ना, जहाँ पे आपको अभी आपने कहा जैसे माधुरी की तरह डांस करना है, एक्शन माधुरी की तरह भी नहीं बोलूँगा, बट जहाँ आप खुद भी मज़ा लें और एंटरटेन भी करें आप लोगों को, तो उस तरह का कोई प्रोजेक्ट अभी आया या आ रहा है? सर और आप कितना वेट कर रहे हैं? सर यशराज की जो स्पाई वर्स की फिल्म है, उसमें आलिया भट्ट जी है, हाँ, उनके साथ और ये सबसे मेरे ख्याल में यंग एक्टर हैं जो स्पाई यूनिवर्स में जा रही हैं। जी जी, मेरे ख्याल में 2 ही एक्टर हैं इंडस्ट्री में, शायद 2 या 3 एक्टर्स हैं जो मल्टीपल यूनिवर्स में काम करें। अजय देवगन एक हैं, एक अक्षय कुमार हैं, और एक आप हैं। सर मेरे नाम आपने बहुत बड़े एक्टर्स के साथ जोड़ दिए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब से मुझे एक्टर बनना था तब से मैंने यही सोचा है कि मैं बड़ी फिल्मों में एक्टिंग करूंगी, सबसे बेस्ट फिल्मों में एक्टिंग करूंगी और उतना ही हार्डवर्क करूंगी कि वो फिल्में मुझे मिले। तो आप ये मैनिफेस्टेशन कह लीजिए इन सम वे और दी अदर, बट मैंने हमेशा से ये विश किया है और अपने आप के लिए ये ड्रीम किया है। जब ये मौका मिला है तो डेफिनेटली पूरा हार्डवर्क करूंगी ताकि ऑडियंसेस को डिसअपॉइंट ना करूं। ओके, बट इंडस्ट्री में रहने के बाद, इंडस्ट्री में काम करने के बाद, आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप इंडस्ट्री में बचना चाहेंगी और जिनको एक्सेप्ट करना चाहेंगी? बहुत सारी चीज़ें होती है, गॉसिप भी होती है, मीडिया भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। बचना भी चाहूँगी। और कौन सी चीज़ों से बचना चाहेंगी, कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहेंगी, कौन सी चीज़ चाहेंगी आप इनको अपनाएं? आई थिंक सर, आई थिंक क्रिटिसिज्म को अपनाऊंगी, क्योंकि आई थिंक एक एज एन एक्टर आपको अच्छी पहचान और जानकारी होनी चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अपने बारे में कहूँगी, ऐसे नहीं कहूँगी कि रैंडमली, बट ऑडियंसेस का जो ओपिनियन होता है वो हमेशा सराखों पर रखूँगी। तो आई थिंक ये एक एक्सेप्टेंस होगा। अवॉइड आई थिंक ट्रोलिंग से करना चाहूँगी, क्योंकि आई थिंक कोई नहीं चाहता कि वो ट्रोल हो, तो आई थिंक वो अवॉइड करना चाहूँगी। गॉसिपिंग? सर गॉसिपिंग मतलब आप अगर कोई कुछ बोल रहा होगा आप तक पहुंचे ही ना, तो फिर उसमें क्या है? बतौर असिस्टेंट जब आप काम कर रही थी सुनने को मिलती थी गॉसिप्स? नहीं सर, मैं तब बहुत ही छोटी थी और मैं मजा आता है गॉसिप्स में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ओके,
और जो आपने कहा कि लोग क्रिटिसाइज करें तो वो मैं सुनना चाहूँगी, बट क्रिटिसिज्म भी आजकल बड़ा मुश्किल ये हो गया कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत, खासतौर से सोशल मीडिया पे। जी जी, आई थिंक क्रिटिसिज्म और हर्ट हो जाती हैं आप क्रिटिसिज्म से? आई थिंक सर, जब आप एज एन एक्टर आप कोई किरदार निभाते हो और अगर लोगों को वो पसंद ना आए तो आपको बुरा तो थोड़ा लगेगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो उसके लिए। बट यही मैं कहूँगी कि जैसे मैंने कहा कि ऑडियंसेस का ओपिनियन हम सर आंखों पर रखेंगे, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हम बनाते हमारी फिल्में हैं ताकि ऑडियंसेस एंजॉय करें, और ये एक अच्छी लर्निंग और अच्छी सीख होती है ताकि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में थोड़ा अलग करो, कुछ और करो और आपको बेहतर करो। जाते जाते आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी फेवरेट हॉरर फिल्म कौन सी है? हॉरर? सिर्फ हॉरर? सिर्फ हॉरर। सर मुझे हॉरर जिसमें आप बहुत डरी हो। मुझे हॉरर फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एक फिल्म जिसने मुझे बहुत डराया था वो मकड़ी थी। मैं एक्चुअली काफ़ी यंग थी और तब मेरे पेरेंट्स को लगा था कि चलो बच्ची की फिल्म है, ले जाते हैं, तो मुझे बहुत डराया था उस फिल्म में। बट इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कहीं ऐसा हुआ कि आप थोड़ा एक पॉइंट पे एक्चुअली हमारे साथ कुछ हुआ था, सारे हम कोंकण में शूट कर रहे थे, और कोंकण में ना एक बुटीक होटल था जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे, और तब ना सबकी सडनली आँख 3 बजे खुल जाती थी, और ये बहुत स्ट्रेंज था। और ब्रेकफास्ट टेबल पे ना एक किसी ने बोला था कि हाँ मैं कल 3 बजे रात को उठ गया, फिर किसी और ने कहा, फिर मैंने कहा, फिर अभय ने कहा, फिर आदित्य सर ने कहा। तो तब हम सब काफ़ी डर गए, क्योंकि वहाँ पे माहौल बहुत शांत होता है, कोई आवाज़ नहीं होती है या फिर कुछ, मतलब कोई रीज़न नहीं था उठने का, बस सारे 3 बजे उठ गए थे। तो तब हम काफ़ी डर चुके थे। अब हम उसको कॉमेडी के तौर पे बताते हैं एज अ स्टोरी, लेकिन तब हम डर गए थे। चलिए, आप भी डर गई थी, लोग भी डर गए फिल्म देख के लोग डरे भी, हंसे भी। मेरा ख्याल में फिल्म अच्छा कर रही है, कलेक्शन दिन पे दिन बढ़ रहे हैं और अच्छे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। जो भी प्रोजेक्ट्स आप कर रही हैं, जो आपने बोले हैं और जो आपने नहीं बोले थैंक यू सो मच सर, मैं नाम नहीं लूँगा। ओके, थैंक यू।